बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से और मैं हूं जवाद कमाल। ईद तातीलात के बाद आज कारोबारी हफ्ते का बाकायदा तौर पर पहला दिन था और कराची स्टॉक एक्सचेंज शदीद मंदी का शिकार रही। 100 इंडेक्स 44,800 की सतह पर आ गया, जिसके बाद में हुकूमत की जानिब से भी परेशानी का इजहार किया गया और महंगाई पर हुकूमत की जानिब से अब तक काबू नहीं पाया जा रहा है। आवाम मार्केट्स में सब्ज़ी मंडी हो, फ्रूट मंडी हो या फिर कोई आम बाज़ार, आवाम दुहाइयाँ देते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आवाम को कुछ उम्मीदें थी कि जो नई हुकूमत आई है ये साबिक हुकूमत पर महंगाई के हवाले से बहुत ज़्यादा तनकीद कर रही थी, तो कुछ इस्लाहात करेगी। लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सहाफ़ियों से मुलाकात में बिल्कुल वाज़े कर दिया कि अब हम आवाम को रिलीफ देना चाहते हैं, लेकिन साबिक हुकूमत कुछ बारूदी सुरंगें बिछा के चली गई है, तेल की कीमतें हमारे पैरों की जंजीर हैं। तो ऐसा लग रहा है कि हुकूमत महंगाई के हवाले से आने वाले दिनों में भी आवाम के लिए शायद कुछ ना कर पाए। इस हवाले से वो मजबूर है, क्योंकि बता चुकी है कि तेल की कीमतें जो है वो बारूदी सुरंगें साबिक हुकूमत हमारे लिए बिछा के गई है। तो क्या जो नई हुकूमत है इसकी साख को कितना नुकसान पहुंचेगा महंगाई पर काबू ना पाने की वजह से? प्रोग्राम में आगे चलकर हम बात करेंगे। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कल बिल्कुल वाज़े बयान दिया कि फ़ौज को सियासी गुफ्तगू में सियासतदान घसीट रहे हैं, इस अमल को रुकना चाहिए और उम्मीद करेंगे कि आइंदा फ़ौज को सियासी गुफ्तगू में सियासतदान ना लेकर आएँ। जिसके बाद में आज कौमी असम्बली में भी खूब बाज़गच सुनाई दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ, इन दोनों ने ही साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान चेयरमैन PTI को खूब हदफ तनकीद बनाया और उन्होंने ये कहा कि इदारों पर तनकीद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान करते नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा प्रोग्राम के आखिर में बात होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी को टेलीफोन किया और अमरीका आने की दावत दी है। तो क्या पाक अमरीका ताल्लुकात में जमी बर्फ़ पिघल रही है? इस पर प्रोग्राम में बात होगी। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। मैं ज्वाइन किया सीनियर तज्ज़ियाकार शहजाद चौधरी साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार सज्जाद मीर साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार रज़ा रोमी साहब और सीनियर तज्ज़ियाकार मुना आलम साहबा प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद चौधरी साहब, होशरुबा महंगाई, मुआशी बहरान थमने का नाम नहीं ले रहा है। हुकूमत को कितना सियासी नुकसान हो रहा है इसका? देखिए, इसका अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है या लगाया जाना चाहिए कि ये हुकूमत है कितनी फोकस्ड है और किस चीज़ की तरफ फोकस्ड है। अगर तो इसका ध्यान ऑलरेडी बढ़ चुका है, ये 2.5-3 हफ्ते की हुकूमत है और इसका ध्यान बढ़ चुका है या बटाया जा चुका है सियासी मामलात की वजह से, जो इमरान खान ने उनके इर्द गिर्द एक सियासत का जाल बना हुआ है उसके पीछे, तो फिर ये हुकूमत खोई खोई नज़र आती है। इसलिए आप देखते हैं, देखिए, एक जो मजबूरियाँ मईशत की जो हैं वो तो अपनी जगह पे हैं। वो तो पाकिस्तान के स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं मईशत के, उनको तो ये साल सवा साल में कुछ भी नहीं कर सकते, छेड़ भी नहीं सकते उसके भी, लेकिन कुछ ना कुछ वहाँ पे भी किया जा सकता है बेहतर। लेकिन फ़िलहाल वो हुकूमत जिसका वज़ीर आज़म खुद ये कह दे कि मेरे पास साल या 1 साल 3 महीने से ज़्यादा का टाइम नहीं है, इसलिए हमारे पास कोई मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म कोई गोल्स ऑब्जेक्टिव्स हैं ही नहीं। हमारे बड़े छोटे-छोटे ऑब्जेक्टिव्स होंगे और वो भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाए अपने उस डिस्कशन में जिसके अंदर कि उन्होंने सहाफ़ियों के साथ की। तो ये वज़ीर आज़म पहले दिन से ये कह रहा है कि मुझे नहीं पता क्या करना है। मेरे लिए तो ये लैंड माइन छोड़ गए, मेरे लिए तो इन्होंने ये मुश्किलात खड़ी कर दी। मईशत के अंदर ये हो गया, वरना मैं यूँ कर लेता, मैं यूँ कर लेता। असल बात ये है कि इमरान खान जो जाल बुन रहा है, जो डिक्टेट कर रहा है पॉलिटिकल डिस्कोर्स को, उसके अंदर ये हुकूमत फंसती जा रही है और ये वो उतना जुर्रत नहीं पा रही कि उसका मुकाबला किस तरीके से करे। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, माशी तौर पर इसको क्या करना है। तेल की जो कीमतें हैं उनको कुछ नहीं किया जा सकता, कमोडिटीज़ यानी गंदम के जो मसाइल हैं वो कुछ नहीं किए जा सकते। 2 एरियाज़ हैं मईशत के जिनको कि ये हुकूमत लुक आफ्टर कर सकती है। एक गेन है बहुत बड़ा पाकिस्तान की मईशत के अंदर, जो कि हमारी एक्सपोर्ट से रिलेटेड है। 31-32 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट्स इस साल के आखिर में हो सकती हैं, यानी फाइनेंशियल ईयर के एंड तक। इनको सस्टेन करना एक बहुत अच्छी बात होगी। इसी रेट को ग्रोथ को सस्टेन करना बहुत अच्छा होगा। दूसरा, जो पानी के मसाइल आ रहे हैं और जो क्लाइमेट चेंज के जो एरियाज़ हैं, उनको केटर करने के लिए क्या किया जा सकता है कि पाकिस्तान जो कि एग्रीकल्चरल मईशत है, इसकी जो मेन प्रोडक्ट्स हैं, मेन क्रॉप्स हैं, उसके अंदर कम से कम असर आए। क्या किया जा सकता है? इन 2 एरियाज़ में तो कम से कम ये काम कर सकते हैं ना। तो इसका मतलब है कि जो प्रोडक्टिव ग्रोथ है वो सस्टेन रहेगी, जो कंजम्पटिव ग्रोथ है उसको इन्होंने बैलेंस आउट करना है, ताकि ना डॉलर इतने ज़्यादा निकलें क्योंकि उधर तेल की तरफ जा रहे होंगे, लेकिन साथ ही साथ कोई रेवेन्यू भी मिलता रहे। तो ये है कमाल इस मईशत का, यह माशियत। तीसरी बात जो मैं बताऊं आपको, जो गालिबन इस वक्त जो बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है वो ये है
कि कहा जा रहा है कि लंदन और इस्लामाबाद में मुआशी तो मईशत के अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। लंदन से कुछ डिक्टेट हो रहा है और जो इस्लामाबाद है वो कुछ और सोच रहा है। अब अगर इस तरह के मसाइल चल रहे हैं तो सरासर सियासी नुकसान होगा, क्योंकि ये ना इमरान खान का जवाब दे पाएंगे, ना उस जिस प्रॉमिस पे आए हैं उसको डिलीवर कर पाएंगे, ना मामलात को बेहतर एक्सप्लेन कर पाएंगे, क्योंकि इनका तो फोकस ही हिला हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि अभी भी वक्त है कि ये हुकूमत अगले साल सवा साल के अंदर और कुछ नहीं तो लोगों के साथ इस तरह की गुफ्तगू करके उनको बता पाए कि कहाँ पे मुश्किलात है और हम उसके लिए आहिस्ता आहिस्ता किन किन तरीके से निकलने की कोशिश करें। कम्युनिकेशन लोगों के साथ मईशत के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल है, जो पिछली हुकूमत भी नहीं कर पाई थी, इनको ज़रूर करना चाहिए अगर किसी ना किसी किस्म का कोई सेम्बलेंस रखते हैं कि हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। सज्जाद मीर साहब, होशरुबा महंगाई, मुआशी बहरान, हुकूमत को सियासी तौर पर नुकसान होगा इसका? अभी ये तो जो महंगाई है या होशरुबा जिसे आप कह रहे हैं, ये तो कंटिन्यूशन है पुरानी हुकूमत का। 3.5 हफ्ते, पौने 4 हफ्ते, एक महीना आए हुआ है इस हुकूमत को आए हुए, और अभी हम फतवा लगाने लगे उस हुकूमत के कारकर्दगी पर जो 3.5-4 साल गुजार चुकी है। जब मुश्किल काम होता है, अगरचे आपने वक्फे में मुझे एक बात कही थी कि आखिर उसका मुकाबला भी तो हम पुरानी हुकूमतों की कारकर्दगी से करते रहे हैं, बात दुरुस्त है। लेकिन इस वक्त तो अभी ये हुकूमत, शहजाद शरीफ साहब तो कुछ और चीज़ों की तरफ इशारा कर रहे थे, दुरुस्त कर रहे थे, लेकिन अभी तो ये हुकूमत कायम ही नहीं हुई। अभी पंजाब में तो इसको पाँव जमाने नहीं दिए जा रहे। मैं नहीं कहता ये कौन कर रहा है, किसका ये मनसूबा है और कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है, लेकिन हुकूमत है नहीं। हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी अब परेशान है दूसरी वजह से, जो कल इजहार हुआ मीर जाफर की तकरीर के हवाले से कि सिपा सलार जो था मीर जाफर था और उसने बगावत गोया सिराजुद्दौला के खिलाफ की थी। ये सारी बातें जो हैं बहुत सी तवज्जोआत को एक तरफ से हटाकर दूसरी तरफ लेकर जाती हैं। सिर्फ इस हुकूमत के सोचने की बात नहीं है, और बहुत सी हुकूमतों के सोचने की बात है कि हमें इस मुल्क को किस नहज पर रखना है। यूं ही जल्द से जुलूस होने देना है और जल्द से जुलूस होने के नतीजे जमहूरियत के नाम पर ये होने देना है, और या कुछ हमें किसी तरह से सूरत हाल को कंट्रोल में करना है। सारी जो मामला तो हो रहे हैं, चेंज ऑफ पावर्स हुई है, ये एक तमाशा बनता दिखाई देता है, इससे ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं देता। कल जिस मीटिंग का जिक्र करते हैं सहाफ़ियों से मुलाकात का, मैं भी वहाँ हाजिर था, और शहबाज शरीफ साहब ने एक बात कही थी जिसको हम नज़रअंदाज कर रहे हैं। वो बात उन्होंने ये कही थी कि सी पैक को रिवाइव करना आसान नहीं है। यानी मेरा तअस्सुर ये था कि हो सकता है कि IMF के साथ इन्हें रिलीफ मिल जाए, सऊदी अरब भी इनके साथ कोई अच्छी सलूक कर ले, UAE भी कर ले, और ये सारी वो बातें हैं कि अगर वेस्ट की कुव्वतें इनके साथ नरमी दिखाती हैं, जैसे कि तासुर और कहा जा रहा था कि वो करेंगी, तो उसके बाद शायद हमें इतनी स्पेस दे दें कि हम सी पैक को रिवाइव कर लें। लेकिन शहबाज शरीफ तो ये कह रहे हैं कि वो इतने नाराज़ हैं, और कह तो ज़ाहिर वो यही रहे हैं कि इमरान खान ने इतना नाराज़ कर दिया है कि उनको मनाना आसान नहीं है। ये सूरत हाल ये है कि अगर सी पैक हमारे यहाँ नहीं आता तो जो नेक्स्ट फेज जो था वो तो यही था कि हम अपनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी शुरू करते, हम अपने यहाँ वो बनाते नए इंडस्ट्रियल जोन जिसमें चाइनीज फर्म्स या दूसरी फर्म्स आके काम करती। अगर हम वो नहीं कर सकते तो देखिए हमारी बाकी प्रोडक्शन क्या है। हम बम्पर करार कर रहे थे। कल शहबाज शरीफ ने कहा है कि 3 मिलियन टन जो है गंदम इस साल कम पैदा हुई है, 30 मिलियन टन गंदम कम पैदा हुई है। ये एक बिल्कुल मिथ है, हम अदाद शुमार गलत पेश करते हैं, उसके भूल भुलैयों में रहते हैं और मामला को फिर काबू नहीं कर पाते। अगर ये हुकूमत मगरब को थोड़ा सा खुश करके इतनी स्पेस देती कि हम सी पैक को लेकर आगे बढ़ सकें और चीन को भी साथ ऑन बोर्ड भी ले सके, तो मेरे ख्याल में हमारे लिए मसाइल पैदा होंगे। लोकल सतह पर मैं यही समझता हूँ कि जब तक हुकूमत पूरी तरह, और अब क्या किसके पास हुकूमत, इस्लामाबाद में हुकूमत है शहबाज शरीफ के पास, पंजाब में तो अभी हड़बोंग है, सिंध की वही हालात है जो पहले थे, खैबर पख्तूनख्वा में वो गूंज रहे हैं, गरज रहे हैं। तो क्या आप कहाँ का, लेकिन हुकूमत लंदन से भी तो चल रही है ना, जिसका इशारा भी शहजाद शौरी साहब ने दिया। क्या चल रही है? इशारे वहां से भी आ रहे हैं, ये सारे इशारे वहां से भी आ रहे हैं, जो इशारे वहां से आ रहे हैं वो कोई मामूली नहीं है। और देखने की बात है ये कैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। कल जो तकरीर हुई है उसके बाद आखिर बोलना पड़ा ना फौजी तर्जमान को, ये बात बहुत पहले सोचने वाली है, करने वाली है। हम अगर देखेंगे कि खुलम खुला सब चीज़ें होती जाएं और उसके नतीजे के तौर पर मामला खुद सेटल हो जाएंगे, तो आसानी के साथ सेटल नहीं होंगे। फिर ये बात है कि जो महंगाई अब है, ये महंगाई अगर काबू में आई तो सितंबर अक्टूबर के बाद शायद कुछ थोड़ी बहुत कंट्रोल में आ सकती है, लेकिन उस वक्त तक तो नए इंतखाबात का हम कहते हैं कि डोल डाल चुके होंगे और दबदबा बच चुका होगा और आगाज हो चुका होगा इन बातों का
तो फिर क्या होगा? क्या कुछ भी कोई नहीं कर सकेगा? आने वाले साल कुछ लोगों का ख्याल है कि इलेक्शन इस साल नवंबर 22 में नहीं, नवंबर 23 में होंगे। कुछ लोगों ने पब्लिक कल भी कहा वहाँ। लेकिन अगर ये लंबी प्लानिंग है तो फिर इन्हें मिड टर्म या लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो नहीं, लेकिन जरा ऐसी शॉर्ट टर्म प्लानिंग करनी चाहिए जिसके इम्पैक्ट जरा असरात दूर तक होते हों, जो साल सवा साल तक आप पर असरात डाल सकती। तो हम आपका जवाब हाँ में समझे, हुकूमत को सियासी नुकसान हो रहा है महंगाई का? नुकसान होगा, यकीनन होगा। राइट, ठीक है। मोना साहब, आप क्या समझती हैं? होशरुबा महंगाई, मुआशी बहरान थमने का नाम नहीं ले रहा है, हुकूमत को सियासी नुकसान हो रहा है? जो नारा था महंगाई कंट्रोल करने का, साबिक हुकूमत पर तनकीद का कि महंगाई उरूज पर पहुंच गई, मईशत तबाह हो गई, अब अगर ये हुकूमत भी कंट्रोल नहीं कर पा रही तो उसको सियासी नुकसान हो रहा है? जी, इसमें तो कोई शक नहीं, क्योंकि आज स्टॉक मार्केट का भी आप हाल देखें, स्टॉक मार्केट एकदम से आज धड़ाम करके गिरी है। डॉलर की कीमत में भी, मतलब पाकिस्तानी रुपया भी डॉलर के बनिस्बत कमज़ोर हुआ है। काफ़ी उसमें कमज़ोरी आई है। तो ये तमाम चीज़ें हैं अपनी जगह। फिर अशियाए खुर्दोनोश की रोज़ बरोज़ कीमतें बढ़ती जा रही हैं, जैसे मुर्गी का गोश्त है, सब्ज़ी है, प्याज़, लीमू, साथ-साथ फिर ये आटे की कीमतों में जिस तरह से इज़ाफ़ा हो रहा है, तो ये तमाम तर चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं, क्योंकि आपको पता है हुकूमत तो आई ही इस एजेंडा पर थी और उन्होंने पिछली हुकूमत को घर ही इस एजेंडा पर भेजा था कि हम आवाम के रिलीफ के लिए बेहतर सहूलियात करेंगे। अच्छा, अभी जिस मीटिंग की बात हुई ना, जो प्राइम मिनिस्टर से हुई है कल सहाफ़ियों की लाहौर में, ज़ाहिर है मैं उसमें मौजूद नहीं थी, लेकिन जो उन्होंने यहाँ इस्लामाबाद में मीटिंग की थी, फ़ौरन ऑफ़िस अज़्यूम करने के बाद जो इफ्तार पे वो कुछ जी। सहाफ़ियों से मिले थे, उसमें मैं मौजूद थी। उस वक़्त वो काफ़ी पॉज़िटिव नज़र आ रहे थे, उस वक़्त वो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक थे, उन्होंने कुछ ब्रीफिंग्स वग़ैरह ली थी और उनको उस वक़्त भी पता था कि मईशत किस हाल में उन्होंने इनहेरिट की है। लेकिन उस वक़्त वो इतने ज़्यादा पेसिमिस्ट नज़र नहीं आए थे, जितनी कल की मीटिंग के बाद से उनकी उनकी तरफ से कुछ इशारे मिल रहे हैं, जहाँ पर वो बता रहे हैं कि किन-किन वजूहात की बिना पर वो फ़ौरी तौर पर आवाम के रिलीफ़ के लिए कुछ नहीं कर पाएँगे। देखिए, एक तो ये जो लंदन वाली बात हुई है ना, इसके ऊपर भी मैं ऐड करना चाहती हूँ। इसहाक डार साहब को पिछले वीक मैंने इंटरव्यू किया है और यकीनन वो उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी थीं जो कि बहुत हैरानी की थीं। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैंने उनसे मिफ्ता साहब के हवाले से पूछा कि वो जब गए थे आईएमएफ तो उन्होंने कैसे मुज़ाकरात किए? तो उन्होंने क्लियर कहा कि नहीं, हमारी टीम को तो मज़ीद मज़बूत होना पड़ेगा और आईएमएफ से आँखों में आँखें डालकर बात करनी पड़ेगी। और ये क्या बात हुई? और आईएमएफ को ये भीख थोड़ी दे रहा, हम तो मेंबर हैं आईएमएफ के और मैंने आईएमएफ का आज तक कोई डिक्टेशन नहीं लिया। उन्होंने मुझे रुपए की कदर कम करने को कहा, मैंने कभी उनकी बात नहीं मानी। फिर वो जो स्टेट बैंक का बिल है, तरमीमी बिल, जिस पे मिफ्ता साहब आपको याद होगा वाशिंगटन डीसी में उसकी हिमायत करके आए थे। उसके हवाले से जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, इस बिल के मैं सख्त खिलाफ हूँ और किसी भी सॉवरेन मुल्क की जो है वो स्टेट बैंक की पॉलिसी उसको बाहर से डिक्टेट नहीं कराई जाती। तो लिहाजा ये कि इस बिल पर भी हमें वापस जाना पड़ेगा। जो स्टेट बैंक का कानून था, जो तरमीमी बिल आपको याद होगा आया था और उस वक़्त ऑपोज़िशन जो थी उसके जी। ऊपर भर-भर कर तनकीद करते थे। लेकिन मिफ्ता साहब वाशिंगटन डीसी में उसको जाकर उसकी तारीफ़ करके आए थे और उन्होंने कहा था हम इसको जारी रखेंगे। तो इसहाक डार साहब उस चीज़ के भी खिलाफ थे। फिर सबसे इम्पोर्टेंटली उन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इज़ाफ़े के हवाले से कहा। उन्होंने कहा कि ये मैं मानता हूँ, मैंने उनसे यही पूछा कि आपकी तो आईएमएफ के साथ बात नहीं बनेगी अगर आप इज़ाफ़ा नहीं करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत में और सब्सिडी वापस नहीं लेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, हम किसी सूरत भी अवाम के ऊपर इस वक़्त मज़ीद बोझ नहीं डाल सकते और शहबाज शरीफ साहब बहुत अच्छा कर रहे हैं कि वो इज़ाफ़े की समरी को मुस्तरद कर रहे हैं। तो उनकी भी यही सोच थी। मतलब एक बड़ा वाज़ेह किस्म का फ़र्क है मिफ्ता साहब की सोच में और इसहाक डार साहब की सोच में। तो ये मुझे तो लगता है, ज़ाहिर है अगर अवामी रिलीफ की मैं बात करूँ तो मुझे लगता है इसहाक डार साहब की सोच ज़्यादा पॉजिटिव है। अगर उनकी सोच के ऊपर अमल दरामद हो तो अवाम को ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है, इसका भी हमें थोड़ा-सा सोचना पड़ेगा। आईएमएफ के साथ अब हमारी बात नहीं बन पा रही है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तो अब हम नहीं आएँगे, आप कतर में आकर हमसे मिलें और वो भी तब आकर मिलें जब 15 मई तक आप पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इज़ाफ़ा कर लें, जो कि हमारी सबसे पहली शर्त है। तो इससे साफ ज़ाहिर है कि आईएमएफ के साथ हमारी बात नहीं बन पा रही है। जो सऊदी अरेबिया गए थे, उससे भी अभी तक हमें कोई मुस्बत, कोई कॉन्क्रीट खबर नहीं मिली है, जबकि हमें कहा जा रहा था कि बातचीत जारी है और कुछ अच्छी खबर वहाँ से मौसूल होगी। देखिए, एक सीधी-सी बात है जो मैं ऐड करना चाहती हूँ, बैनुल-अक़वामी सतह पर ज़रा पाकिस्तान को आप उनकी नज़र से देखें, बैनुल-अक़वामी लेंस से देखें, तो बड़ी अजीब-सी सिचुएशन है पाकिस्तान में, कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। अभी मतलब जो हुकूमत थी वो जा चुकी है, अब नई हुकूमत आ चुकी है। जी। अब नई हुकूमत को भी ये नहीं पता कि वो कब तक है, इस साल तक है या फिर अगले साल तक है। इनके अपने कुछ लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन इसी साल करा लें,
कुछ लोग ज्यादातर अक्सरियत कह रही है कि नहीं असेंबलीज अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। तो अगर आप इंटरनेशनल लेंस से देखें तो ये बड़ी अजीब सी बात है, मजाहिया सी बात है। वो ये सोचते होंगे कि हम किससे बात कर रहे हैं और इनकी आगे क्या सस्टेनेबिलिटी है, क्या फ्यूचर है। आज शहबाज शरीफ साहब बतौर वजीर आजम हमारे पास आ रहे हैं, कुछ माह पहले वजीर आजम दूसरे थे इमरान खान साहब, और अब शहबाज साहब आ रहे हैं, तो ये भी नहीं पता कि वो कब तक हैं, अगले कौन होंगे। तो जाहिर है बड़ी एक जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है हमें बैनुल अक़वामी सतह पर मुसलसल हमें चोट पहुंचा रही है। ठीक है, आपका भी पॉइंट है। रज़ा रोमी साहब, आप क्या समझते हैं, होशरुबा महंगाई, मुआशी बहरान, हुकूमत अब तक इसको कंट्रोल करने में नाकाम रही है, जो माजी की हुकूमत को निशाना बनाती रही है, कोई सियासी नुकसान हो रहा है हुकूमत को जो अब बरसर इक़्तिदार आई है? जी रज़ा रोमी साहब, सुन सकते हैं? आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही है असल में। ठीक, मसला अच्छा, ये है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। आपका पॉइंट चाहेंगे मुझे कि होशरुबा महंगाई, मुआशी बहरान जो इस वक्त मुल्क में जारी है, मौजूदा हुकूमत को इसका कितना सियासी नुकसान हो रहा है? देखिए देखिए, मुझे आवाज सही नहीं आ रही आपकी। ठीक ठीक है, ठीक है, ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद आपका मौक़िफ़ लेंगे। रज़ा रोमी साहब का भी सवाल है, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे फ़ौज मुखालिफ प्रोपेगेंडे के हवाले से भी, इसके सद्देबाब के लिए क्या इक़दामात होने चाहिए, किस तरीके से एहतियात की जा सकती है। ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। DGI-SPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने एक बयान में कहा है कि सियासी कायदीन फ़ौज को गुफ्तगू से दूर रखें, सियासी मामलात से दूर रखें, ये बेहतर है पाकिस्तान की सियासत के लिए भी और पाकिस्तान की बका के लिए भी। तो इस हवाले से प्रोग्राम में बात करेंगे। रज़ा रोमी साहब से हम प्रोग्राम में जो पहले हिस्से में हम बात कर रहे थे, होशरुबा महंगाई और मईशत को जो नुकसान हो रहा है, इससे हुकूमत की साख कितना मुतासर हो रही है? रोमी साहब, एक तो ये भी जवाब दीजिए, दूसरा फ़ौज मुखालिफ प्रोपेगेंडे के हवाले से भी बताइएगा कि इसका सद्देबाब किस तरह हो सकता है। राइट, ठीक, रज़ा रोमी साहब की तरफ आएंगे। सजाद मीर साहब, फ़ौज मुखालिफ प्रोपेगेंडे को रोका किस तरह जा सकता है, किस तरह एहतियात की जा सकती है, इसके सद्देबाब क्या हो सकते हैं? देखिए, ये जो बात फौज मुखालिफ प्रोपेगेंडे की है, ये होती तो रहती है। हम इस बात पे एतराज़ करते रहते हैं कि फ़ौज जो है वो सियासी मामलात में मुदाखलत करती है और इसमें एजेंसियाँ, अदारे, एस्टेब्लिशमेंट बहुत से लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और कभी कभी खुला फ़ौज का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये इतनी तशवीशनाक बात नहीं है। बात तशवीशनाक ये है कि अब हमने साफ तौर पर फ़ौज को एज ए फ़ौज अटैक करना शुरू कर दिया है और उसमें जो ख़ास तौर पर अब बात हुई है, जिस पर लगता है कि फ़ौज भी कल कोई खुश नहीं, मैं ये तो नहीं कहता तिलमिलाई हुई है, बल्कि यही कह सकता हूँ कि वो उस पर नाराज़ हुए हैं। वो ये था कि इमरान खान की वो तकरीर जो उसने साफ तौर पर ये कहा था कि मीर जाफ़र सिपहसालार जो था उसने सिराजुद्दौला से गद्दारी की थी या उसको बिट्रे किया था, जिसके नतीजे के तौर पर बरसगीर में हमारे ज़वाल का की इब्तिदा हुई थी। जहाँ सिपहसालार का लफ्ज़ उसने दानिस्ता इस्तेमाल किया या हमाकत में इस्तेमाल किया, ये आप तय कर लें, यानी कि उसको आप अहमक समझ लें या बहुत सियाना समझ लें। लेकिन इमरान खान जिस रवश पर चले हुए हैं उसमें वो हर मामले पर एक इंतहा पसंदाना सख्त रवैया इख्तियार किए हुए। वो फौरन ताकतों के खिलाफ जब बोलना शुरू हुए थे तो अहले नज़र ये समझ गए थे कि ये उसके खिलाफ नहीं बयानियाँ बना रहे, ये सिर्फ एक इंतहा पसंदाना बयानियाँ बना रहे हैं और आखिर में इन्होंने इंटरनल फोर्सेस की तरफ आना है जिन्होंने काम किया है। अब ये कहते हैं, जैसे आज उन्होंने तशरीह की है कि मीर जाफ़र और मीर सादक जो हैं जो सियासतदान हैं, ज़रा तशरीह करके दिखा दीजिए कल के बयान की, किस तरह वो कैसे बनते हैं। इमरान खान जो कहना चाहते हैं वो खुल के कह रहे हैं। अब ये स्टेट को फैसला करना है, मैं स्टेट का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि उन्होंने इमरान को ये जो बयानियाँ हैं ये इख्तियार करने की कितनी इजाज़त दे दी है। कुछ लोगों का ख्याल है कि निप द ईविल इन द बड, वो मरियम कहती है कि फितने को शुरू में दबा देना चाहिए वगैरह, और कुछ लोगों का ख्याल है कि जमहूरी दौर है, बात को होने देना चाहिए और आखिर जमहूरियत में ये फैसला खुद हो जाया करता है। ये आप तय कर लें। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ कोई एडमिनिस्ट्रेशन का कि कैसे किया जाना चाहिए, कैसे नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन मैं ये इतना जानता हूँ कि ये बात फैलती गई तो ये बात पाकिस्तान के शहरों में नहीं देहातों में बाई की जाएगी। नवाज शरीफ जहाँ बात को ले गए थे
मुल्क के अंदर भी जब वो थे, वो तकरीरें करते थे, उस वक्त भी एक मिजाज पैदा हुआ था। लेकिन उनके बाद जाने के बाद की उनकी तकरीरों से ये मिजाज खासा सेंट्रल पंजाब में खासतौर पर जहाँ नहीं होता कभी, आपने बलूचिस्तान में कार्रवाई की, आपने कराची में की, आपने फाटा के इलाके में की, खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन पंजाब इससे बचा हुआ था। वहाँ इस किस्म की बात का फैलना कोई अच्छा नहीं था। अब लेकिन जहाँ नवाज शरीफ ने बात को छोड़ी थी, ये बात उससे बहुत आगे ले जाई जा रही है और इसमें बहुत सारे इशारे किए जा रहे हैं कि ये तक कह देना कि साहब मैंने तो फलां आदमी को इसलिए कहा था कि एजेंसी का चीफ रहने दो, कि अफगानिस्तान का मसला है, या मैं जानता था कि मेरे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन आ रही है, या और बहुत सी बातें करना। वो समझते थे मैं सिपा सलार बना रहा हूँ उसे। तो ये सारी बातें करना जो है कभी हुआ नहीं करता कि इसको पब्लिकली डिस्कस किया जाए और पब्लिकली डिस्कस करने की इस तरह खुली इजाजत दी जाए। और खुली इजाजत अगर आपने देनी है डेमोक्रेसी के नाम पर तो जरूर दीजिएगा, मैं इस पर ज़्यादा नहीं कहता। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये बात अगर फैलती गई तो फिर किसी के लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। खास तौर पर इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल है और बहुत सी चीज़ें अभी तब्दील हुई हैं, बहुत सी तब्दील होनी है, ये सारी सूरत हाल इस मामले में खतरनाक हो सकती है, हमें एहतियात करना चाहिए। राइट, रज़ा रोमी साहब, फौज मुखालिफ प्रोपेगेंडा इसके लिए सद्देबाब के लिए क्या एहतियात होनी चाहिए, क्या इक़दाम होने चाहिए, क्या समझते हैं आप? जी, सबसे पहले तो ये है कि जो शख्स इस वक्त अफवाज पाकिस्तान को निशाना बना रहा है और रियासत को जो है वो रियासत की जो पूरी रिट है उसको वो चैलेंज कर रहा है, पहले तो उसका मुहासबा बिल्कुल होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि ये तो इंतहाई ख़तरनाक रविश है। अभी मीर साहब कह रहे थे कि दो राय हैं कि एक जमहूरी आज़ादी है और दूसरी है, बात यह है कि जमहूरी आज़ादियाँ हैं बिल्कुल और रहनी चाहिए, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि आप इस तरह का बयानिया बनाएं कि आप लोगों और के अवाम और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान जो है वो आप अवाम के जहनों में शक डालें और खलीज बनाएं, क्योंकि ये तो एक बहुत ख़तरनाक रविश है। इसका तो फौरी तौर पे हद बाब होना चाहिए। उसका हद बाब का आगाज़ जो है वो इमरान खान साहब को ही करना पड़ेगा, क्योंकि वही इसको लेकर बार बार चल रहे हैं। वो और उनके सपोर्टर्स जो हैं वो बतवाते एक महीने से लगे हुए हैं ये जो है टारगेटिंग करने के ऊपर। कल उन्होंने मीर जाफ़र और वो सिराजुद्दौला का हवाला दिया। पहली तो ये बात है कि ये पाकिस्तान है 21वीं सदी का पाकिस्तान। यहाँ पर एक आइन मौजूद है, यहाँ पे कोई सिपाही सालार जो होता है वो सिराजुद्दौला की जो है वो जो है क्या हिमायत या लॉयल्टी की ओथ नहीं उठाता। हर रियासत का फंक्शनरी जो है वो आइन के ताबे है और वो आइन से लॉयल्टी करता है। इमरान खान साहब को तो आइन की कोई परवाह नहीं है, जिस तरह से उन्होंने और सदर अलवी ने और उनके गवर्नरों ने आइन की को बार बार वायलेट किया है अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ को, तो वो तो आइन को कुछ समझते नहीं। उनका ये ख्याल है कि वो जो है बंगाल के नवाब हैं और वो कोई साजिश करके तो उनके सिपा सालार के साथ जो है वो बगावत करवा रहा है। कमाल की बात है ये। इस तरह की एक तो हिस्टोरिकली ये गलत बात है और दूसरी बात है, बड़ी ख़तरनाक बात है जो मीर साहब ने कही है। मैं बिल्कुल उनसे इत्तफाक करता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसका फौरी तौर पर जो है वो इलाज होना चाहिए, सद्देबाब होना चाहिए और ये इसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। मैं तो यही कहूँगा। जी मुना, आप क्या समझती हैं, क्या किस तरीके से एहतियात की जा सकती है, इक़दाम क्या हो सकते हैं, क्या सद्देबाब हो सकते हैं, ये जो फौज मुखालिफ प्रोपेगेंडा इस वक्त किया जा रहा है? देखिए, सद्देबाब तो सबसे पहले एक चीज़ को रियलाइज़ कर होना होगा, और वो बात ये है कि हमारे तमाम सियासी जमातों का और सियासी लीडरान का एक स्टैंडर्ड एसओपी बन गया है। मैं आपको बताती हूँ वो क्या है। अभी तक उसकी बात किसी ने नहीं की, लेकिन वो स्टैंडर्ड एसओपी ये है कि जब फ़ौज के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे हों, जब आपको लगे कि वो आपके हिसाब से हैं, तो आप उनकी तारीफ़ों में कसीदे बाँधना शुरू कर दें। चाहे किसी को भी आप उठा कर ले लें, जब आपके ताल्लुकात अच्छे उनके साथ हों। खान साहब को आप ले लें, खान साहब के बयानों की गिनती नहीं है जो उन्होंने दी है मौजूदा तमाम इस्टेब्लिशमेंट और तमाम जो हेड्स हैं उनके हवाले से, जो वो तारीफ़ें करते रहे हैं अपने इंटरव्यूज़ में और जो वो कहते रहे हैं, उसकी गिनती नहीं है। अगर आप उसके इंटरव्यूज़ को बाँधना शुरू करें, उनको लेना शुरू करें, तो वो दे विल गो ऑन एंड ऑन, उसका कुछ वो नहीं है। दूसरी तरफ जो अब वो बातें कर रहे हैं वो इसलिए है क्योंकि उनको वो वाला ताउन नहीं मिला जो कि वो चाहते थे, और उसका वो बरमला बल्कि खुद कह भी चुके हैं। अपना वो जो पॉडकास्ट था उसमें उन्होंने क्लियर कहा है कि किस बात पे दरअसल उनका मसला शुरू हुआ है, और ये हम तमाम बात जानते थे। जब ये उस वक्त बात की जा रही थी तो कहा जा रहा था कि नहीं, ये झूठी खबरें हैं, ये सहाफ़ी जो है वो इंतशार फैला रहे हैं,
और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं इदारों के दरमियान, और हुकूमत और फौज में जो है ये इनके बीच में खलिश डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तमाम बातें झूठी साबित हुई, और जो उस वक्त की रिपोर्ट्स थी वो सच्ची साबित हुई, और अब ये बात खान साहब खुद मानते हैं। दूसरी तरफ अगर अभी भी आप देख लें, मैं सिर्फ एक बंदे को इसमें डिस्काउंट करूंगी, वो है शहबाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर। वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि मैं उनको क्यों डिस्काउंट कर रही हूँ। लेकिन अगर पीएमएलएन को उनके अलावा, शहबाज साहब के अलावा अगर हम देखें, तो वहां पर भी यही है कि 2018 के पूरे एपिसोड के बाद से पीएमएलएन के बयानों की गिनती नहीं है कि जो उन्होंने फौज के खिलाफ दिए हो, बल्कि ये जो वोट को इज्जत दो का बयानिया था, ये आपको पता है था ही पूरी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, वो था ही उनके खिलाफ, और खलाई मखलूक और बहुत कुछ इस तरह की चीजें। अब लेकिन हम देखते हैं कि बिल्कुल, क्योंकि उनके साथ अब मामला दोबारा सही हो गए हैं, तो लिहाजा वो अब दिफा में आ गए हैं और वो कहते हैं कि नहीं। इसलिए ये मुझे लगता है ये स्टैंडर्ड्स, एक तो हमें सद्देबाब अगर करना है ना, सबने वाकईतन करना है, तो ये डबल स्टैंडर्ड्स हमें खत्म करने होंगे तमाम सियासी जमातों ने, कि हम अपने अपने मैनिफेस्टो में, अपने एसओपी में ये बात डाल लें कि चाहे जिस तरह के भी मर्जी हमारे ताल्लुकात हों उस इदारे के साथ, हम उनके ऊपर कभी भी हर्जा सराई नहीं करेंगे, और इस तरह से पब्लिकली कभी भी उनके ऊपर हम बातें नहीं कसेंगे, और अपने वोटर्स को उनके खिलाफ करने की कोशिश नहीं करेंगे। ये नहीं होगा कि अपने हालात के मुताबिक हम बताएं कि जी वो इदारा अच्छा है, या हमारे हालात खराब है तो हम कहें जी वो इदारा बहुत बुरा है। तो इस तरह की चीजें अगर सद्देबाब करना है तो पहले सारी सियासी जमातें अपने अंदर देखें। मैं वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को इसलिए डिस्काउंट कर रही हूँ इस तमाम इक्वेशन से, क्योंकि वो वाहिद हैं, मुझे लगता है बहुत कम लोग उनके जैसे हैं जिन्होंने हमेशा से उस इदारे की इज्जत की है, और जब उनकी अपनी जमात की तरफ से, यानी उनके बड़े भाई भी जब उसके हवाले से बहुत एक तनकीदी राय रखते थे, तो उस वक्त शहबाज साहब बिल्कुल एक अलग फ्रंट पर थे, और इसीलिए कहते थे नून से शीन अलग होगी और शीन से नून अलग होगी, और ये वाली बातें इसीलिए की जाती थी क्योंकि उनका बेसिक जो इख्तिलाफ जी था अंदर अपनी जमात से, वो था ही इस बात पर। तो लिहाजा मुझे लगता है कि उनके इस मामले में कोई डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है, उन्होंने हमेशा उस इदारे की वाकईतन इज्जत की है, चाहे उनके अपने हालात अच्छे रहे हों या ना रहे हों। और शायद यही एक वजह है कि जो उनको एक बहुत खान साहब आजकल मुखातिब कर रहे हैं, और वो बहुत मैं समझती हूँ एक बहुत भोंडा नाम है जो उन्होंने उनके लिए रखा है। बहुत शर्मनाक बात है, लेकिन उसकी अगर हम अच्छे पहलू की तरफ देखें तो उसकी वजह ही यही है कि शहबाज साहब ने इस मामले में एक कांस्टेंट रवैया रखा है। ये मुझे लगता है तमाम सियासी लीडरान की तरफ से होना चाहिए। जब तक ये डबल स्टैंडर्ड हम खत्म नहीं करेंगे, हकीकी मायनों में हम कभी भी उस इदारे की इज्जत नहीं कर सकते। ठीक है, शहजाद चौधरी साहब, आप क्या समझते हैं, तो फौज मुखालिफ प्रोपेगेंडा है, इसको रोकने के लिए क्या एहतियात होनी चाहिए, क्या सद्देबाब होने चाहिए, क्या इक़दाम होने चाहिए? देखिए, मीर सादिक का जिक्र करने के लिए टीपू सुल्तान का होना बहुत ज़रूरी है, और मीर जाफ़र का जिक्र करने के लिए सिराजुद्दौला का होना बहुत ज़रूरी है। तो जो तो खान साहब ये तय कर बैठे हैं कि वो टीपू सुल्तान भी हैं और सिराजुद्दौला भी हैं, तो फिर तो चले हम किसी तरीके से उनको कोई खलासी दे सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ना वो टीपू सुल्तान हैं और ना उनके मुंह से ये अल्फाज अच्छे लगते हैं। पहली बात तो ये कि दूसरा, पाकिस्तान का आइन आज भी अल्हम्दुलिल्लाह कायम है। आर्टिकल 19 उसका कहता है 3 चीज़ों के ख़िलाफ़ आप बात नहीं करेंगे, इस्लाम के ख़िलाफ़, अदलिया के ख़िलाफ़, और पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़। पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पाकिस्तान की अदलिया के ख़िलाफ़। तो कहने का मतलब ये हुआ, अब कहाँ यहाँ पे बातें क्या होती हैं, ईंट से ईंट बजा देंगे। मुझे क्यों निकाला, नाम ले लेके जलसों के अंदर नाम लिए जाते हैं आपके फौजी लीडरान के। अब जो कहा जा रहा है, मैंने आपको मीर जाफ़र, मीर सादिक, इनकी मिसाल तो बता दी, जो आजकल के टीपू सुल्तान गुफ्तगू करते हैं जलसों के अंदर आके। लेकिन आज भी फौज का जो जर्नैल है, आज भी जो फौज का जीओसी है, आज भी उनका कोर कमांडर, आज भी आर्मी चीफ, वो अपने बच्चों की लाशें उठा के उनके घरों में लेके जा रहे हैं। हम आज गुफ्तगू करते हैं जलसों के अंदर बैठ के, और भूल जाते हैं कि पिछले 20 साल में इस फौज ने क्या कुर्बानियाँ दी हैं, क्या शहादतें कमाई हैं, किस तरीके से शहादतें दी हैं, और किस तरह आपको ये माहौल दिया है कि आप बैठ के टीवी पे भी उनको गालियाँ दें, आप बैठ के जलसों में भी गालियाँ दें, आप उनको जिस जिस लक़ब से पुकारना चाहें आप पुकारें। तो मेरा ख्याल है कि कम से कम ये तो देख लो कि वो लाशें आज भी उठा के लेके जा रहे हैं वहाँ से, ताकि आप कायम रहें, आपका मुल्क कायम रहे, आप अपने काम। ये बिल्कुल सही बात है, पाकिस्तान की फ़ौज का सियासत में अमल दखल रहा है, जो इसको डिनाई करेगा बिल्कुल गलत करेगा। इसलिए आपको नज़र आता है कि बारहा पाकिस्तान की फ़ौज को कहा जाता है न्यूट्रल क्यों हुए। न्यूट्रल तो नहीं होना चाहिए था। जब आप न्यूट्रल नहीं थे उस वक्त मेरी ताकत बहुत ज़्यादा मजबूत थी, लेकिन जब न्यूट्रल हो गए, वो जगह क्रिएट हो गई भाई दूसरों के आने की, और उन्होंने मुझे उठा के बाहर मारा।
तो जब जिस तरह अमना कह रही थी कि जब आपको मामला अच्छा लगता है तो आपका वो न्यूट्रल ना होना अच्छा लगता है, लेकिन वैसे आप आवाज़ लगाते हैं कि फ़ौज किसी की तरफ ना जाए। फ़ौज का असर रसूख है, रहेगा, क्योंकि हमारी सियासत बदकिस्मती से मुकम्मल तौर पर फेल हो चुकी है, अपना काम करने की जो कुव्वत है वो नहीं रखती। पार्लियामेंट के अंदर जो मसाइल हल होने चाहिए वो अदालतों में हो रहे हैं, और जब यहाँ भी नहीं होता तो फिर भागते जाते हैं GHQ में जाके हमारे मसले हल कर दो, हमें कोई लेजिस्लेशन पास करा दो, हमसे ये नहीं हो रहा, हमसे वो नहीं हो रहा। तो ये चीज़ें हैं जो कि मेरा ख्याल है कि हमें मद्देनज़र रखनी है। करना क्या है? देखिए, इनका काम सिर्फ बुनियादी तौर पर ये है कि ये जो हुकूमतें आती हैं गवर्नेंस करें, अमल और कानून की अमलदारी करें, आइन और कानून की अमलदारी करें, और पाकिस्तान के माशरे को, मईशत को और सियासत को और पाकिस्तान के इदारों को आगे लेके चलें। भले गालियां देते रहें, ये फौज इधर ही खड़ी रहेगी, अपना काम करती रहेगी। जो इमरान खान साहब कर रहे हैं बदकिस्मती से, वो इससे भी एक कदम बढ़ के है। वो ये है कि वो फौज के रैंक्स के अंदर इंतशार और डिवीजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, इस फौज को कमज़ोर कर रहे हैं। वो चीज़ जो दुश्मन चाहता है या दुश्मन चाहता है करना, वो हमारे अपने लोग शामिल होकर कर रहे हैं। तो वो बात सही है कि असल साजिश क्या है, कौन कर रहा है और किसके खिलाफ कर रहा है। साजिश बदकिस्मती से इस वक्त पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ भी साजिश हो रही है मुल्क के अंदर, इसको रोकने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट है। सजाद मीर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? सजाद मीर साहब, फिर मुझे ब्रेक पर जाना है, पॉइंट दीजिए। छोटी सी बात कहना चाह रहा हूँ। मोना ने भी बात की, खास तौर पर सिराज चौधरी साहब तो खैर और एंगल से कर रहे थे ये बात कि कोई फौज के खिलाफ बोलता है जो हक में होते। देखिए, वो फौज के खिलाफ बोलना और तरह था। वो तो ये था कि फौज के सियासी रोल के खिलाफ लोग बोलते थे। नवाज शरीफ ने भी जो बात बनाई वो फौज के सियासी रोल के बारे में बताई, मगर ये कहना कि हमारे सिपह सलार ने हमें शिकस्त दिलाई, ये तो फौज के खिलाफ कहने की बात है। और मेरे ख्याल में उस बात में और इस बात की में बहुत बड़ा फर्क है। इस मुल्क के बेशुमार लोग मौजूद हैं जो फौज के सियासी रोल के हक में नहीं है, लेकिन वो साथ ये नहीं चाहते कि हम फौज को तबाह कर दें, उसको खराब कर दें, उसको बदनाम कर दें, क्योंकि लोगों का ख्याल है कि हो सकता है कि बहुत सी खराबियों की बुनियाद फौज के उस रवैये ने रखी हो जो वो सियासत में हिस्सा लेती है। लेकिन उनको भी मालूम है कि अगर हमारी फौज बिखर जाए या उसको कोई नुकसान पहुंचे, ये पाकिस्तान बाकी नहीं बचता। ठीक है, ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से। बिलावल भुट्टो को फ़ोन किया है अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने, ब्रेक के बाद पर डिस्कस करें।